बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का आज इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म ने अहम मुल्की अमूर पर तबादला ख्याल किया और वज़ीर-ए-आज़म की कौमी ख़जाने पर बोझ और गैर फाल सरकारी इदारों की निजकारी जल्द मुकम्मल करने की भी हिदायत की गई है। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान सूरत हाल की संगीनी को देखते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब और सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी साहब ने मुदाखलत की है, ताकि दोनों सियासी जमातों के दरमियान जो तनाव था, कशीदगी थी, उसको कम किया जा सके। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको। डॉक्टर साहब, इसराइल और हमास के दरमियान जो है जंगबंदी मुआहिदा हो गया है। जी, मुआहिदा तो हो गया है, लेकिन अभी वो सुकून और अमन कहीं बहुत दूर नज़र आ रहा है फ़िलहाल, अभी तक के जो हालात हैं। और मुआहिदा इस तरह से हुआ कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो अपनी एक इजलास की सदारत कर रहे थे। तो इजलास की सदारत के दौरान ये हुआ कि मार्को रूबियो जो सेक्रेटरी खारजा और NSA वो आए और उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप के कान में आके आहिस्ता से कुछ कहा और एक नोट कागज़ पे जो हाथ से उनके हैंडरिटन था वो उन्होंने आगे पेश कर दिया, प्रेसिडेंट ट्रंप को दे दिया। अच्छा, मार्को रूबियो ने वो प्रेसिडेंट ट्रंप को दे दिया और प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसको पढ़ा, लेकिन उस वक्त वहाँ पे एसोसिएटेड प्रेस का एक नुमाइंदा जो है वो वहाँ पे मौजूद था। उसने उस नोट की तस्वीर उतार ली, वो जो पेपर प्रेसिडेंट ट्रंप को मार्को रूबियो ने दिया। अब उसके ऊपर ये लिखा हुआ था कि वी नीड यू टू अप्रूव टू सोशल पोस्ट सून so you can announce the deal first। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने जैसे ही ये पेपर मार्को रूबियो ने उनको सजेस्ट किया कि सोशल ट्रुथ पे आप अनाउंस करें, तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने फौरी तौर पे सोशल ट्रुथ के ऊपर वो जो इजलास था उसमें उन्होंने अप्रूव की। पोस्ट उनकी लिखी हुई थी गालिबन अप्रूव। इन्होंने अगर पेपर पे लिखा है, अगर आप दोबारा देखें मार्को रूबियो के पेपर पे लिखा हुआ है वी नीड यू टू अप्रूव टू सोशल पोस्ट, तो उन्होंने वो अप्रूव कर दी। पोस्ट उनको जाहिर दिखाई होगी, तो उसके बाद वो पोस्ट अप्रूव की और वो पोस्ट जो है वो, तो ये AP के फोटोग्राफर वहाँ खड़े थे, उन्होंने तस्वीर लेने में कामयाब हो गए। अब बहरहाल उसके बाद ये हुआ कि प्रेसिडेंट ट्रंप का ये टू सोशल पे जो है वो ये मैसेज आ गया। और इसके अगर वर्ड्स पढ़ें, फर्स्ट आई एम वेरी प्राउड टू अनाउंस दैट इजराइल एंड हमास हैव बोथ साइंड ऑफ द फर्स्ट फेज ऑफ आवर पीस प्लान। अच्छा, दस्तखत अभी हम गुफ्तगू कर रहे हैं तो अभी तो दस्तखत हुए नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि साइन हो गए हैं, ठीक है। दिस मीन्स दैट ऑल ऑफ द होस्टेजेस विल बी रिलीज्ड वेरी सून एंड इसराइल विल विड्रॉ देयर ट्रूप्स ऑन एन एग्रीड अपॉन लाइन एज फर्स्ट स्टेप्स टुवर्ड्स अ स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल एंड एवर लास्टिंग पीस। अच्छा, प्रेसिडेंट ट्रंप जब भी बात करते हैं तो होस्टेजेस की बात करते हैं, वो कहीं पैलेस्टीनियंस या गज़ा या ऐसा जिक्र उनके पोस्ट में हमें कभी नज़र नहीं आता, फ़लस्तीनियों का जिक्र या गज़ा का या ऐसा कोई मामला। बहरहाल उन्होंने कहा कि होस्टेजेस रिलीज़ हो जाएंगे और इसराइल जो है विड्रॉ कर जाएगा एग्रीड अपॉन लाइन तक एज द फर्स्ट स्टेप्स टूवर्ड्स द स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल एंड एवर लास्टिंग पीस। ऑल पार्टीज विल बी ट्रीटेड फेयरली। This is a great day for the Arab and Muslim world, Israel, all surrounding nations and United States of America. And we thank the mediators from Qatar, Egypt and Turkey who work with us to make this historic and unprecedented event happen. Blessed are the peacemakers. Donald J. Trump। अच्छा, उसके बाद ये बस हो गया ऐलान। अच्छा, उसके बाद इसकी तफसीलात जो सामने आई कुछ, तो वो तफसीलात जो हैं वो वाज़ेह नहीं है अभी तक उन पे एक फटा पड़ा हुआ है, कन्फ्यूजन है। और पहले तो ये है कि जो अभी तक बात सामने आई है वो ये है कि अभी इसराइल की काबीना का एक इजलास होगा, दो इजलास होंगे, एक सिक्योरिटी कैबिनेट उनकी छोटी है और एक फुल कैबिनेट है, तो दोनों इजलासों में ये पीस प्लान जो है इसको वो अप्रूव कर देंगे। अप्रूव करने के 24 घंटों के अंदर अंदर इसराइल की फ़ौज जो है वो विड्रॉ कर जाएगी
और वो पीछे चलेगी, येलो लाइन तक आ जाएगी। वो जो सेकंड ट्रम्प प्लान का जो सेकंड मैप था, येलो लाइन, वहाँ तक वो आ जाएगी 24 घंटों के अंदर अंदर। अच्छा, और इसमें खान यूनस और गज़ा सिटी और बाकी रफ़ा के कुछ इलाके और बाकी इलाकों से वो पीछे हट के सामने आ जाएगी, यानी पीछे आ जाएगी। और इस दौरान जो है वो फिर 72 घंटे 72 आवर्स का एक टाइम शुरू होगा। यानी पहले इसराइल की फ़ौज पीछे आ जाएगी, जंगबंदी हो जाए, यानी वो फायर करना बंद कर देगी, जहरीत बंद हो जाएगी, और फिर 72 घंटे का टाइम होगा जिसमें हमास तमाम जो उनके पास यरगमाली हैं 20 और 28, यानी 20 जिंदा और 28 जिनकी बाकियात हैं, तो 48। वो होस्टेजेस को 48 ही कहते हैं, अब उसमें जो जिंदा नहीं उनको भी काउंट किया जाता है। तो वो 48 जो हैं उनको 72 घंटों के अंदर वापस करेगी, हमास की जानिब से वापस किया जाएगा। फिर वो 72 घंटों के बाद जब वो वापस हो जाएंगे तो अभी तक जो बात सामने आ रही है उसके बाद ये होगा कि इसराइल जो है वो इस दौरान हमास के साथ जो है वो अमेरिका के जो कुछ पीस कीपर्स हैं और जो तुर्किया के और कतर और बाकी मुल्कों के, वो भी अंदर जाके जो बाकियात हैं उनको तलाश करने में वो मदद देंगे। ये हमास की तरफ से रिक्वेस्ट हुई है कि वो काफ़ी लाशें दब गई हैं और ये सारा, बहरहाल वो जाएंगे और वो भी साथ देंगे और ये तमाम बाकियात जो हैं ये वापस इसराइल को लौटा दी जाएंगी। जब ये सारे के सारे वापस आ जाएंगे 72 घंटों के अंदर, यानी अगर आप देखें ना कि अभी ये काबीना अप्रूव कर देती है तो 24 घंटे शुरू हो जाएंगे। 24 घंटों के अंदर इसराइल की फ़ौज विड्रॉ करेगी। उसके बाद 72 घंटों का टाइम होगा जिसमें हमास ने वो 48 कैदी यरगमाली वापस करने हैं, और हमास की मदद के लिए अंदर जो है वो तुर्किया या कतर या इवन अमेरिका के जो पीस कीपर्स हैं गैर मुसल्लह, वो अंदर जा सकते हैं जिनको हमास की तरफ से ओके कहा जाएगा, इजिप्ट के बाकी, और वो तलाश करके वो यहाँ हैंड ओवर करेंगे। और इसके साथ ही हिलाल अमर के अक़वाम मुत्तहिदा के ये लोग भी जाएंगे ताकि वो बाकियात वगैरह वापस हो जाएं। तो ये उसके बाद जब ये सब वापस हो जाएंगे यरगमाली, तो फिर उसके बाद जो है वो वहाँ से कैदियों की रिहाई शुरू होगी। और वो जो कैदी हैं वो 1700 और 250, यानी संगीन मुकदमात में, और इधर से 17, ये तो तय हो गया मामला। लेकिन ये मुआहदा होते ही इसमें बेशुमार मसाइल खड़े हो गए। यानी अब अगर ये मुआहदा हो गया तो हो गया, और अगर नहीं हुआ तो फिर एक बड़ी भयानक जंग की तरफ ये पूरा खित्ता खुद ब खुद चला जाएगा। पहली बात तो ये है कि जब अभी हम जब इस वक्त बात कर रहे हैं तो उस वक्त भी इसराइल की जारी है, वो सीज़ फायर नहीं हो सका। वो सीज़ फायर शायद अब काबीना के इजलास के बाद हो जाए तो देखते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारे जो इफ्स एंड बट्स मौजूद हैं। पहली बात तो ये है कि हमास की तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर ये दोनों आज पहुंच रहे हैं रात को, या अभी पहुंच गए होंगे, ये इसराइल पहुंच रहे हैं इजिप्ट से। हमास की तरफ से इल्ज़ाम लगाया गया है कि जो कैदियों की फहरिस्तों का तबादला हुआ था उसमें से कई नाम जो हैं वो ऐसे हैं जो कि उन्होंने उन नामों को काट दिया है, निकाल दिया इसराइल ने। और उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट नाम जो कि इसराइल ने काट दिया है उस लिस्ट में से वो मरवान बरगूती का है। तो इसराइल का कहना यह है कि मरवान बरगूती, उनके स्पोक्स पर्सन ने कुछ देर पहले ये कहा कि मरवान बरगूती जो हैं उनको हम किसी सूरत भी रिहा नहीं करेंगे। और साथ ही ये हमास की तरफ से कहा गया कि इसराइल ने अपने मुआहदे की पहली शिक तोड़ दी है, क्योंकि जब तक ये सारा कुछ नहीं होगा तो आप जंगबंदी सारी कर दें, हम यरगमाली नहीं छोड़ेंगे। सही, हम यरगमाली उस वक्त छोड़ेंगे जब सारे उनके जो उसामा हमदान है उनकी तरफ से ये बयान सामने आया है कि ये सारे मामलात जो हैं ये आपने जो तय किए हैं स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर के सामने,
ये तो आपको पूरे करने होंगे, और अगर आप पूरे नहीं करते तो फिर तैयार हो जाएं कि कोई यहाँ पे सीज़ फायर नहीं होने जा रहा, कोई जंगबंदी नहीं होने जा रही, बल्कि फिर जो होगा वो फिर सब देखेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ को उन्होंने मीडिएटर, और उन्होंने कहा कि ये हमारे सामने तय हुआ था कि मरवान बरगूती का नाम भी है, एमा सादात का नाम भी काट दिया इसराइल ने, जो पॉपुलर फ्रंट के, और उसके बाद जो है इब्राहिम हमीद का नाम भी काट दिया है, और हसन सलामा का नाम भी काट दिया। नहीं, वो सारे जो इम्पोर्टेंट उनके लिस्ट पे सबसे ऊपर नाम थे, ये सारे नाम इसराइल ने काट दिए। और मरवान बरगूती का तो बाकायदा उनके जो तर्जुमान इसराइल की हुकूमत के, उनकी तरफ से ऐलान हो गया कि मरवान बरगूती को हम बयान नहीं करेंगे। तो ये माहिदा जो है यहीं पे। दूसरा जो है ये माहिदा, इस माहिदे में बहुत सारे सवालात खड़े हैं कि इनका क्या बनेगा। मिसाल के तौर पे इस माहिदे में जो है वो हमास की तरफ से जो बात की गई है, उन्होंने वाज़े किया हमास का भी जो मुतालबा है कि 250 फ़लस्तीनियों की फ़हरिस्त हमने दी थी। और अच्छा, उसमें सज़ाएँ अजीब हैं, मतलब एक ये इन 4-5 नामों से हट के एक फ़लस्तीनी ऐसा है, उसको अगर टोटल उसकी सज़ाएँ काउंट की जाए ना, उसकी हैं छोटी छोटी सज़ाएँ, यानी जैसे छोटी से मतलब ये कि 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, लेकिन टोटल अगर जमा करें तो 6000 साल बनती है। 6000 साल सज़ा बनती है, उसमें इतने मुकदमों में इतनी सज़ाएँ हैं। अच्छा, एनीवे, तो उसने पहली बात तो ये की कि उनकी तरफ से मुतालबा है कि ये हमास को मुकम्मल तौर पे गारंटीज दी गई थी ख़ित्ते के ममालिक की तरफ से, मीडिएटर्स की तरफ से और अमेरिका की तरफ से, कि ये जो है ये किसी भी किस्म का इसमें कोई एक ज़ेर ज़बर पेश ऊपर नहीं होगा। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये 400 ट्रक्स और 600 ट्रक्स की बात हुई थी। और फिर ये है कि इस पर तो इसराइल मान गया और अमेरिका भी कि वो गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन नहीं होगी, तो हिलाल अहमर और अक़वाम मुत्तहिदा ही होगी। तो ये तो बात ठीक हुई। दूसरी बात यह है कि दूसरा उन्होंने नुक्ता ये उठाया है कि ये बात अभी चल रही थी, इस बात के ऊपर अभी मुज़ाकरात हो रहे थे, तो प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से अनाउंसमेंट हो गई। और वो बात ये थी कि जो हुकूमत हवाले करनी है वो तो फ़लस्तीनी नुमाइंदों के हवाले करनी है। वो उसमें जो पीस का जो बोर्ड ऑफ पीस या पीस ऑफ बोर्ड या जो भी बनना है, तो उसमें अगर टोनी ब्लेयर आता है तो टोनी ब्लेयर को चलें ले आएँ, ट्रंप भी आ जाएं, लेकिन बाकी फिर सारे फ़लस्तीनी हों और वो बराबर की जगह पे बैठें, बजाय इसके कि वो सर पे बैठ जाएं और फिर नीचे फ़लस्तीनी बैठें उनके। तो वो भी बात चल रही थी, तो अनाउंसमेंट हो गई। तो उनकी तरफ से ये बात दोबारा आज अभी हमास ने दोबारा मुतालबा किया है कि गज़ा शुड बी रन बाय कमेटी ऑफ इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियंस, और उसमें सारे जो पैलेस्टीनियन फैक्शंस हैं वो एक ये तय हो रहा था कि वो 40 सारे जो फैक्शंस हैं वो 40 पोटेंशियल लीडर्स की एक फहरिस्त देंगे जो कि उस बोर्ड को लीड करेगा। तमाम फतह की तरफ से भी जाएगा, फ़लस्तीनियन अथॉरिटी की तरफ से भी जाएंगे, बाकी सब की तरफ से। अच्छा, कुछ ग्रुप से इकट्ठे मिल गए हैं कि उनकी तरफ से नाम जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये बात अभी चल रही थी तो ये अधूरी रह गई बात, और ये तो तय नहीं हुआ। और ठीक है, प्रेसिडेंट अपने अगर उस बोर्ड को चेयर करना है तो बैठ जाए, लेकिन नीचे फ़लस्तीनी होंगे। अच्छा, फिर उसके बाद ये है कि असल जो मामला है वो डिसाइड नहीं हो सका। बहुत सारे मामला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मामला है। उन्होंने कहा ये रोड मैप, इसकी टाइमलाइन क्या है, और ख़ास तौर पे जो एक जिसको आप कहें कि स्टेबलाइजेशन फोर्स की बात हो रही थी। गज़ा में एक स्टेबलाइजेशन फोर्स एंटर होगी, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स, ISF। मतलब ISF का तय नहीं हो सका कि ISF में कौन होगा, कौन से मुल्क हैं इस्लामी मुल्क जो वहाँ पर जाके जो हैं वो दाखिल होंगे और लॉ एंड ऑर्डर देखेंगे। भाई वहाँ टोनी ब्लेयर तो अदालतें बना के और थाने लगा के फ़लस्तीनियों को सज़ाएँ नहीं सुनाएंगे ना, तो कौन होगा जो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर कौन मेंटेन करेगा। और दूसरी बात ये है कि हमास क्या हथियार डाल देगी, ये बात भी हमास ने अभी तक नहीं मानी, और ये भी एक शिक दरमियान में अटकी हुई है, क्योंकि हमास का कहना ये है कि हम हथियार भी डाल दें तो हम हथियार डालने के बाद यहाँ पे गज़ा में रहें, मतलब हम हथियार डाल दें, हमारे जो मरकज़ी रहनुमा। अच्छा, हमास के बारे में जो इसराइल की जो असेसमेंट है वो ये है कि उनके इस वक्त अच्छा बड़ा वेरिएबल है दरमियान। वो कह रहे हैं कि 2 से 20 हज़ार के दरमियान मुसल्लह
उनके जंगजू अभी भी गज़ा में मौजूद हैं। अभी बड़ी तादाद है, 2 से 20,000, बहुत बड़ा उन्होंने मतलब एक वेरिएबल बहुत बड़ा है, 2 से 4 कह सकते, 4 से 5 कह सकते, 2 से 20,000। और वो कहते हैं कि 7 लाख ऐसे लोग गज़ा में मौजूद हैं जो कि हमास के साथ मुकम्मल तौर पे ताउन कर रहे हैं। अभी भी उसमें ख़वातीन, बच्चे और मुख्तलिफ़ ख़ानदान और ऐसे लोग 7 लाख उनकी तादाद है जो जिनकी मदद से हमास ऑपरेट कर रही है अभी भी। तो हमास का एक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। तो वो अच्छा वो उनका डिसार्म होना, वो डिसार्म होके हमास अगर छोड़ जाए बाहर, तो इसराइल का कहना ये है कि वो तो बाहर से बैठ के, पूरी दुनिया से बैठ के गज़ा को काबू करेंगे, कंट्रोल करेंगे। अगर उनको कहीं पर भी आप भेज दें, किसी मुल्क में भी चले जाएं और सिर्फ ऐसे जो उनको मिल जाए, तो वो तो वहाँ से बैठ के एक टेलीफोन कॉल पे उनकी पूरा गज़ा जो है वो उसी तरह से चलता रहेगा आगे सिलसिला। तो ये कैसे तय होगा कि वो बाहर जाएं, किन मुल्कों में जाएं और कैसे वो वहाँ पे उनको कब तक रहें, सारी ज़िंदगी वहाँ गुजारें, कैसे गुजारें, जबकि पीछे उनकी इतनी बड़ी बेस है और पीछे उनके हामी भी मौजूद हैं जिसके बारे में असेसमेंट है उनकी इंटेलिजेंस की कि भाई ये इनके हामी तो अंदर मौजूद रहेंगे। ये अगर रहनुमा 4, 5, 8, 10, 15, 20 या 100 या 250 किसी और मुल्क चले भी जाते हैं तो इनकी बहुत बड़ी हमायत तो गज़ा में मौजूद रहेगी खामोशी के साथ, और वो किसी भी वक्त दोबारा हथियार उठा सकते हैं। फिर ये कि वो हथियार डालें, और तो इस बात की क्या कंडीशन है कि इसराइल वहाँ से फिर हमला ना करे। अगर ये सारे के सारे हथियार डाल दें हमास वाले और वहाँ से इसराइल की फ़ौज हमला कर दे, तो यहाँ पर जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स होगी, क्या ये इसराइल से लड़ेगी, इसराइल पे हमला कर देगी क्या? इनके पास क्या इख्तियारात होंगे? क्योंकि जब गोलान के ऊपर मौजूद थी अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फ़ौज, तो इसराइल तो क्रॉस कर गया था उसको और चला गया था गोलान की पहाड़ियों के उस तरफ। और इसी तरह से लेबनान में, साउथ ऑफ लेबनान जब मौजूद थे वहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा की पीस कीपर्स तो गोली नहीं चला सकते ना, पीस कीपर्स तो अमन के। तो वो अगर इसराइल जारियत करता है दोबारा हमास के ऊपर, वो कहता है हमारे पास इंटेलिजेंस है कि जी यहाँ पर हमास के लोग बैठे हैं, तो फिर इस सूरत में जो है वो क्या होगा? वो अगर हमास जवाब नहीं देगी तो क्या ये इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स जवाब देगी? तो इसकी ये क्या गारंटी है? तो ये सारे इफ्स एंड बट्स जो हैं दरमियान में कि भाई वहाँ पर गज़ा, तो ये अभी तय। अच्छा, अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि आज अगर ये ऐलान हो जाता है, आज ये अगर ये अप्रूव कर देते हैं और ये सीज़ फायर हो जाता है और अगले 24 घंटों के अंदर ये इसराइल की फ़ौज पीछे हटनी शुरू हो जाती है, यानी जुमे की शाम तक, और फिर उसके बाद वो कल शाम से वो 72 घंटे शुरू होंगे, जिन 72 घंटों में वो कैदियों को, गमालियों को रिहा करना है। क्योंकि कैदी जो वहाँ पर हैं इसराइल के पास, वो तो उन 72 घंटे ख़त्म होने के बाद उनकी रिहाई शुरू होगी। पहले अब हमास ने ये भी नुक्ता रखा हुआ है कि एक दफ़ा हमने सारे कैदी दे दिए तो लेवरेज हमारे पास क्या रहेगा जी। और इसराइल तो वो है जो कि बातचीत हो रही थी ओमान में तो उसने ईरान पे अटैक कर दिया था, और जब हमास से बातचीत हो रही थी तो कतर पे अटैक कर दिया था। मतलब एक बहुत बड़ा जो एक कतर पे और ईरान पे अटैक करना, तो ये यहाँ पे गारंटी कौन लेगा कि भाई वो अटैक नहीं करेंगे जी। और हमारे पास क्या लेवरेज होगा? तो ये अभी मामलात, क्योंकि अच्छा इसी दौरान ये हुआ कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये ऐलान कर दिया और तैयारियां शुरू हो गई इसराइल में कि वो इतवार के रोज़ हफ्ते की शाम को या इतवार की सुबह प्रेसिडेंट ट्रंप इसराइल पहुंच रहे हैं, और इसराइल पहुंचने के बाद इसराइल में तैयारियां भी शुरू हो गई हैं, और वो वहाँ पर इसराइल की पार्लियामेंट से खिताब करेंगे। अच्छा, ऑफिशियली ऐलान नहीं हुआ लेकिन अमेरिका की तरफ से, लेकिन उनके प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ से हो गया इसराइल के कि वो आ रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, और वो यहाँ पे आके काबीना से पार्लियामेंट से खिताब करेंगे। अच्छा, और पार्लियामेंट से वो खिताब करेंगे तो पार्लियामेंट से वो ये मैं अगर 5th यहाँ पे दिखा सकूँ, रेड कारपेट और नेसेसरी स्पीच एंड टाइट सिक्योरिटी इसराइल प्रिपेयर्स फॉर ट्रंप विजिट। अब तैयारियां शुरू हो रही हैं। कुशनर और वित्कॉफ आज रात को जाके वहाँ से चले जाएंगे और उसके बाद फिर ट्रंप पहुँच जाएंगे। अब इशू ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप वहाँ पर चौथे अमेरिकन प्रेसिडेंट होंगे जो इसराइल की पार्लियामेंट से खिताब करेंगे। लेकिन ये है कि ये
इस बात के ऊपर जो है वो ये तय कैसे होगा कि इस पे अमल दरामद हो रहा है, क्योंकि इशू ये है कि जो मामलात हैं वो मामलात तो अपनी जगह पर वैसे के वैसे ही हैं। ख़ास तौर पे मरवान बरगुती का जो इशू है वो हमास का ये कहना है कि अब देखें, ये इसराइल 24 में कोट कर रहा हूँ 10th, वो कह रहे हैं कि जी हमने यहाँ पर तय किया था सारे मीडिएटर्स के सामने, स्टीव विटकॉफ के सामने, जैरेड कुशनर के सामने, और सारे हमने तय किए थे मामलात के मरवान बरगुती को रिहा किया जाएगा। लेकिन यह है कि स्पोक्स पर्सन ने अभी थोड़ी देर पहले, जो मैं ये कोट कर रहा हूँ स्लाइड 24, उन्होंने कहा कि ये रिलीज का हिस्सा नहीं होगा। और इसी तरह से याहिया सिनवर और मोहम्मद सिनवर की बॉडीज भी नहीं दी जाएंगी, ये CNN कह रहा है। अच्छा, अब ये है, यानी वो जब मैंने आपसे कहा ना कि ये भी उसमें शुमार होती हैं, क्योंकि इसराइल के जब फौजी अंदर गए थे गजा में, तो वहाँ पर जब ये याहिया सिनवर और मोहम्मद, तो इनकी वो बाकियात को अपने पास लेकर आ गए थे, तो वही इनके पास हैं। अब ये वो वहाँ से सारे के सारे बाकियात वापस कर रहे हैं। ये याहिया सिनवर की और उनकी मोहम्मद सिनवर, उनके जो भाई थे, उनकी जो हैं वो इनके पास मैयतें मौजूद हैं, तो वो वापस नहीं कर रहे हमास को। तो ये सारा मामला, ये इनके स्पोक्स पर्सन ने कहा कुछ देर पहले, और CNN ने फिर उसके बाद कहा गई। तो ये मामला ये कहीं दरमियान में अटका हुआ है इस वक्त। और ये मैं आपको बताऊं, क्योंकि इसमें, अच्छा, इसमें तुर्किया जो है वो बड़ा उसका इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि तुर्किया जो है वो एक मीडिएटर के तौर पे दरमियान में आया। 24-48 घंटों पहले ही वो पहुंचे ना, उनके इंटेलिजेंस चीफ पहुंचे, और फिर प्रेसिडेंट अर्दोगन ने कहा कि हम अंदर जाके मामलत करेंगे पूरे। वो सारे मुल्क दो रियासती हल की तरफ बात कर रहे हैं कि भाई इसमें टाइम लाइन तो दें आप, 2 स्टेट सोल्यूशन की। असल तो बात 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ जाना है ना, कि वो क्या टाइम, ये जो बोर्ड बनेगा तो ये 2 साल रहेगा, 5 साल रहेगा, 50 साल रहेगा, ये कब तक रहेगा? कभी इलेक्शन फ़लस्तीनियों के एक नुमाइंदा हुकूमत तो आएगी। अब वो कब आएगी? वो सेकंड फेज़ तो, लेकिन चूंकि इतनी तकलीफ है, इतना परेशान है लोग इस वक्त, वहाँ पर जो जाहिरियत हुई है और हो रही है, कि उसमें जो है वो पहली प्रायोरिटी शायद उसमें ये थी कि जंगबंदी करवा दी जाए। और लेकिन जंगबंदी भी हो तो जंगबंदी में वो एक परमानेंट सीज फायर तो हो ना, और वो परमानेंट सीज फायर भी अगर नहीं होता, वो उसकी गारंटी कौन देगा? यानी हमास हथियार फेंक दे, अच्छा टाइम लाइन भी ऐसी है कि वो सारे रमाली छोड़ दें, उधर से वो कैदी रिहा नहीं, अच्छा कैदी रिहा हो तो उसमें ये नाम सारे कट गए। तो एक बदएतमादी शुरू में ही पैदा हो गई है। उधर प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से ऑफिशियल ऐलान नहीं हुआ, इनकी तरफ से तैयारियां शुरू हो गई हैं कि वो आ रहे हैं, और किंग डेविड होटल के 2 कमरे, सॉरी 2 जो फ्लोर्स हैं, वो US एम्बेसी ने वहाँ पर बुकिंग भी करवा ली है। लेकिन सवाल ये है कि ये इसकी क्लैरिफिकेशन आना ज़रूरी है कि आगे, अच्छा अब आगे क्या मामलात कैसे चलेंगे, उसके लिए अभी पेरिस में इजलास शुरू हो गया है। प्रेसिडेंट मैक्रोन जो है वो मेज़बानी कर रहे हैं, क्योंकि फ्रांस का और सऊदी अरबिया का ये मुश्तरका था ना, जो न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन जो पेश हुई थी, तो वो तो 2 रियासतें हल पे जा रही थी। वहाँ पे वहाँ पर अरब ममालिक और यूरोपीय ममालिक जो हैं वो जमा हैं इस वक्त पेरिस में, उनके वज़राए ख़ारजा, और वो उनके जो मेज़बान हैं वो प्रेसिडेंट मैक्रोन हैं फ्रांस के। लेकिन और वहाँ पर जो वज़राए ख़ारजा हैं वो इजिप्ट, जॉर्डन, सऊदी अरबिया, कतर और UAE के हैं, और फ्रांस, इटली, जर्मनी, स्पेन और बरतानिया से भी उनके वज़राए ख़ारजा, सेक्रेटरी ख़ारजा पहुँच गए। वहाँ ये आगे बात हो रही है सारी कि इस मामले को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन वहाँ पे एक और रपड़ भी पड़ गया है कि भाई अगर टोनी ब्लेयर होंगे बोर्ड पे, टोनी ब्लेयर अगर बोर्ड पे होंगे तो फिर यूरोप की नुमाइंदगी कौन? यूरोप की नुमाइंदगी भी होनी चाहिए। वो E3 जो हैं, जो ईरान से मुज़ाकरात कर रहे हैं, उनका कहना यह है कि इसमें यूरोप की नुमाइंदगी भी होनी चाहिए, क्योंकि यूरोप में तो सबसे ज़्यादा तो यूरोप के अंदर फ़लस्तीन का जो जिन ममालिक ने तस्लीम किया है, और जो प्रेशर और वहाँ के अवाम है, तो यूरोप की नुमाइंदगी क्यों नहीं है इसमें? अब वो जो वहाँ पर जो वज़रा पहुँचे हैं, वो उनको क्लियर नहीं है अभी तक कि क्या ये एक टोनी ब्लेयर का बोर्ड बन रहा है ऊपर, हम कमिट करें या ना करें, क्योंकि ये बात तो फ़लस्तीनियों से पूछेंगे ना
तो ये वहाँ पर यूरोप की तरफ से बात हो गई है। अच्छा, इसमें आना था मार्को रूबियो ने, मार्को रूबियो पहुँचे नहीं पेरिस। तो ये भी क्लियर नहीं है कि वो टोनी ब्लेयर वाला बोर्ड है या नहीं है इसमें अभी तक, ठीक है। वो जो गजा का ट्रांजिशन एक अथॉरिटी बननी थी गजा की, तो ये सारे और वो अभी उसका टोनी ब्लेयर का ही रप्पा पड़ा हुआ था, तो इधर से यूरोप के मुल्कों ने कहा कि हमारी नुमाइंदगी में होनी चाहिए। अब इसमें जो एक इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि हमास का ये कहना है कि जी ये जो है ये स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर को चीट किया है, ये नाम निकाल के। ये नाम जो है जब ये डाले गए थे तो ये सब के सामने मरवान बरगोती और इन सब के नाम डाले गए थे, तो ये नाम उनको बताए बगैर उन्होंने निकाल दिए हैं। दूसरी बात है कि डिसाम होने के ऊपर कोई तय नहीं हुआ, हमास के लोग जो हैं वो डिसाम नहीं होने जा रहे। तो ये मामला जो है वो जो उसामा हमदान ने कुछ देर पहले बात की है मीडिया से, उन्होंने कहा है कि भाई ये सारा का सारे मामलात पूरे होंगे तो हम यरगमाली रिहा करेंगे। तो यरगमाली तब हम रिहा करेंगे और जब जंगबंदी का पूरा मैप आ जाएगा सामने। लेकिन यह है कि वो तो अभी 24 घंटे अभी से शुरू हो जाएंगे, इसराइल की फ़ौज थोड़ा सा पीछे हटना शुरू हो जाएगी। लेकिन वो अगर ये मुआहदा वहाँ से वो रिहाई के लिए नहीं जाते तो ये फिर दोबारा आगे बढ़ेंगे और ये सारा का सारा मलबा हमास पे गिरेगा कि भाई ये तो ट्रंप ने मान भी लिया और सारी दुनिया की तरफ से मुबारकबादें भी आ गई, सारी दुनिया ने खुशामदीद कह दी है। इवन आप देखें कि ये जो शुरू में जो शराइत आई हैं सामने, तो उसमें तो हुतीज ने मुबारकबाद दे दी, सारी दुनिया की मुबारकबादें गई हैं। लेकिन अब उस मुबारकबादों के जाने के बाद अगर ये कंडीशन सामने आ रही हैं कि हमास कह रहे हैं कि हमें जो हमसे बात हुई थी, अच्छा कतर दरमियान में आया है कि ये कतर के जो खबरें आ रही हैं कि कतर की तरफ से कहा गया है कि ये तय हुई थी बातें, तो ये ख़ासतौर पर मरवान बरगोती और बाकी नाम जो तय हुए थे, तो उन नामों को तो आप उन पे तो आप स्टिक करें। और ये मैसेज गया है इसराइल को और अमेरिका को भी कि ये इसराइल जो है ये फिर ऊपर नीचे हो रहा है माहदे से। तो एक ऐसा मुल्क जो मतलब वन साइडेडली चल रहा है और उसको यानी अब हमारी तो दुआ है ना कि ये मामला आगे बढ़े और ये पहले तो सीज फायर हो और ये परमानेंट सीज फायर हो, ठीक है। लेकिन ये परमानेंट सीज फायर नहीं है ना, ये तो 24 घंटे फिर 72 घंटे दरमियान में कहीं ऊपर नीचे हो गया और अभी तक वो वहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रम्प कह रहे हैं कि साइन हो गया, वो तो अभी तक वहाँ पे हमले हो रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि बदएतमादी इतनी ज़्यादा है इस वक्त कि अगर हमारी दुआ है कि ये ख़त्म हो जल्द से जल्द, लेकिन ये है कि अभी तक सूरत हाल बड़ी टर्बुलेंट है। जी ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। जी नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। तो डॉक्टर साहब आप ये कहते हैं इस मुआहदे में अभी बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात है, इसराइल भी शराइत पे पूरा अभी हाँ अभी जो है ना ये सारे मामला तय नहीं है अभी जिस वक्त हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं, और ये बहुत ज़रूरी है कि दबाव बरकरार रहे और दोनों तरफ से लचक का मुजाहरा दिखाया जाए, हमास की तरफ से भी। लेकिन हमास की तरफ से तो देखें, उनकी तरफ से तो बात ये हो रही है ना कि अब ये चीज़ येलो लाइन है। अब ये जो मैप प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से आया था येलो लाइन वाला, जिसमें ब्लू लाइन हट गई थी, अब ये इस येलो लाइन के ऊपर उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो ये कह रहे हैं कि आप मुकम्मल विड्रॉल करें, क्योंकि अगर इसराइल की फ़ौज येलो लाइन तक रहती है, येलो लाइन तक गैर मुअय्यना मुद्दत तक, तो येलो लाइन का मतलब तो ये हुआ। अब ये आप ज़रा गज़ा की पट्टी को देखें ना, तो गज़ा की पट्टी में येलो लाइन जो है वो 53% इलाका है। नीचे आप जाके जहाँ गज़ा की पट्टी थोड़ी सी बढ़ती है अपनी चौड़ाई में, तो ये अगर टोटल इलाका जो ब्लू है इसको आप काउंट करें तो ये 53%, ये 53% गज़ा है। तो बाकी जो जिंदा बचे हैं 20 लाख में से लोग, वो 20 लाख लोग ये येलो पट्टी के इतने से इलाके में स्क्वीज होकर रहेंगे जिंदा, क्योंकि 53% में 53% में तो ब्लू लाइन आ गई। तो या तो ये पूरा का पूरा विड्रॉल हो जाए जी, ये पूरा विड्रॉल हो जाए, क्योंकि इससे पहले बात ही हो रही थी ना कि कुछ लोगों को जब छोड़ा जाएगा कैदियों को तो उस वक्त तक यहाँ जाएंगे, फिर सेकंड फेज में यहाँ तक जाएंगे। लेकिन अगर एक ही फेज में सबको छोड़ना है तो फिर वो फौज तो निकले ना बाहर, बाकी लोग गज़ा की ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे जब यहाँ पे एक पूरी फौज बैठ जाएगी आके और ये ऑक्यूपेशन होगी। तो ये जो है ये एक मामला जो है ये स्टिकिंग है। दूसरा जो है वो ये कि ये इसके ऊपर भी
हमास का कहना ये है कि अभी मुज़ाकरात होंगे, बातचीत होगी। उन्होंने ऐलान कर दिया कि मरवान बरगोती और ये नाम सारे नहीं होंगे, स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर इसलिए आ रहे हैं। अब प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से इसराइल ने ऐलान कर दिया कि वो तो आ रहे हैं हमारी पार्लियामेंट से खिताब करने के लिए इतवार के रोज़। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा है अभी कुछ देर पहले जब इनकी जो होस्टेजेस की फैमिली से बात हो रही थी कि मंडे तक सारे रिहा होंगे। अच्छा, प्रेसिडेंट ट्रंप का आना ज़रूरी इसलिए है कि ये मुस्तकिल एक दबाव रखना कि ये एक हतमी किसी फैसले तक ये जो डील प्रेसिडेंट ट्रंप ने करवाई है इससे कोई भी फरीक ना जाए और बड़े वाजे हो टाइमलाइन के साथ, और ये जंग बंदी हो। क्योंकि जो हमास की तरफ से बात हो रही है और ये जो उनका सार है इसराइल का जो वज़ीर ख़ारजा, उसने कहा है कि ये, उसे पूछा भी फॉक्स पे थोड़ी देर पहले कि क्या ये जंगबंदी हो गई है, तो उसने कहा क्या ये जंग का खात्मा हो गया है, तो उसने कहा ये पहला फेज़ हुआ है, अब दूसरे फेज़ पे बात होगी। तो दूसरा फेज़ अगर नहीं होता और पहले फेज़ में जंगबंदी होती है, दूसरे में फिर शुरू हो जाती है जी, तो फिर हमास के पास क्या ऑप्शन रह जाएंगे। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि एक कंप्लीट सीज़ फायर हो, मुकम्मल सीज़ फायर हो, सबसे पहले तो कंप्लीट सीज़ फायर हो और उसके दौरान एक मुज़ाकरा शुरू हो, और उसकी गारंटी जो है वो अमेरिका, कतर, अरब ममालिक, यूरोपीय ममालिक, इस्लामी ममालिक, जो पूरी दुनिया में जिसने गारंटी नहीं, वो गारंटी अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने भी तकरीर की। अभी उन्होंने कहा कि जी ये मैं इसको खुशामदीद कहता हूँ इस जंगबंदी को, और यकीन करते हैं हम इस बात पे अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से कि 2 रियासती हल की तरफ मामला जाएगा। वो 2 रियासती हल क्या, वो एक रियासत का एक हिस्सा भी नहीं दे रहे वो, मतलब देखें ना, वो दूसरी रियासत के आधे अंदर तो फौज बैठी हुई है और जो बाकी है उसके ऊपर भी हुक्मरानी किसकी होगी ये भी कुछ नहीं पता। तो ये मामला जो है जब तक ये क्लियर नहीं होते उस वक्त तक ये मामला जो है ये हवा में अटका हुआ है। और ट्रम्प जो ये नेतन्याहू है उसको ये मौका मिल गया है कि भाई ये मैंने बड़ी अच्छी बातचीत हुई है, कहता है फ़ोन पे मेरी प्रेसिडेंट ट्रम्प से उसके बाद, और एक दूसरे को मुबारकबाद भी दी और सब कुछ किया। लेकिन ये है कि ये इस तरफ ये जो अरब ममालिक, तुर्की और बाकी जो ममालिक हैं वो चूँकि मौजूद थे, तो वो एक मज़ीद मामला ऐसा है कि उन सब की तरफ से इस बात को ये बात तेज़ी के साथ आगे जा रही थी इसके, लेकिन बहुत से इफ्स एंड बट्स अभी रहते थे। प्रेसिडेंट ट्रंप ने वहाँ से ऐलान कर दिया, सब ने मुबारकबाद भी दे दी कि अच्छा भाई कोई ऐसी चीज़ है जो कि, लेकिन बाद में हमास कह रही है कि मुतालबे पूरे नहीं हुए। तो अभी चंद घंटों में और कल तक देखते हैं कि ये मामला आगे किस तरफ जाते हैं, लेकिन ये मामला हल होंगे तो अमन की तरफ मामला जाएगा। अच्छा, एक तो बात ये होगी, वहाँ से तो दूसरे इवेंट्स भी बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। और आज जो है वो ताजिकिस्तान में प्रेसिडेंट पुतिन जो हैं वो पहुँचे हैं और वहाँ पे CIS जो कॉमनवेल्थ उनकी जो जब सोवियत यूनियन टूटा था तो जो रियासतें जमा हुई थी तो उसमें उनके इजलास की वो सदारत कर रहे हैं। आर्मीनिया, अज़रबैजान, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये जो CIS के मेंबर्स हैं, और ये एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है रशिया का, इसमें बेलारूस भी है और काफ़ी इम्पोर्टेंट। लेकिन जब अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान जंग हुई तो प्रेसिडेंट पुतिन ने अपना जो वज़न था वो अज़रबैजान के पलड़ में डाला, ठीक है, जिसकी वजह से आर्मीनिया उनसे नाराज़ भी हुआ। लेकिन बहरहाल अब ये है कि वो यहाँ पे मौजूद है और अज़रबैजान के सदर से भी मुलाकात हो रही है, और उसमें जो डिस्कस हो रहा है वो अफ़गानिस्तान डिस्कस हो रहा है कि अफ़गानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी, अफ़गानिस्तान के मामलात, ये और बहुत सारे इशूज़, लेकिन अफ़गानिस्तान भी तरह फहरिस्त है। अफ़गानिस्तान जो है वो उनके जो वज़ीर ख़ारजा हैं मुत्तकी साहब, वो भारत का दौरा कर रहे हैं 8 रोज़ा। और एक अजीब सा मामला है कि देखिए मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, ठीक होने चाहिए, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे ताल्लुकात सबके होने चाहिए, लेकिन इशू ये है कि जो मॉस्को फॉर्मेट, और मॉस्को फॉर्मेट में इंडिया भी था और इंडिया भी था मॉस्को फॉर्मेट में, और पाकिस्तान भी, और बाकी जो रशिया भी, चाइना, उसमें ये तय हुआ कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन जो है वो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी और ना ही कोई गैर मुल्की फ़ौज वहाँ के रहेगी, किसी को बेच भी नहीं दी जाएगी। ये पहले 4 मुल्कों ने भी तय किया, फिर मॉस्को फॉर्मेट भी तय हो गया। अब जो वज़ीर ख़ारजा हैं जो अफ़गानिस्तान के, वो 8 रोज़ का दौरा कर रहे हैं भारत का, लेकिन एक नया रपड़ पड़ा हुआ है बीच में। एक तो ये है ना कि वो केयर स्टीमर भी पहुँचे हैं और वो ज़ाहिर है कि जो भी ट्रेड के मामला तय हो रहे हैं उसमें के जो भी, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट इशू है वो अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के हवाले से है, वो ये है कि एक तो ये
कि जब उनसे मुलाकात हो, क्योंकि उन्होंने जो NSA अजीत डोभाल है उनसे भी मिलना है और जयशंकर जी से मिलना है, तो जो मुलाकात हो तो भी जो परचम कैसा लगाया जाए, मतलब क्या अफ़गानिस्तान का परचम जो असल उनका झंडा था वो लगाया जाए, या जो तालिबान हुकूमत आने के बाद उनका झंडा बना है नया परचम वो भारत के झंडे के साथ लगाया जाए। क्योंकि भारत ने अभी तक जो दिल्ली में जो सफारत खाना या उनका वहाँ पर वो पुराना झंडा ही लगाया हुआ है। ये झंडा बड़ा इंपॉर्टेंट है भी, एक अफ़गानिस्तान का पुराना, एक अफ़गानिस्तान का एक परचम है उनका पुराना, एक तालिबान हुकूमत के आने के बाद तो सफ़ेद और उसके ऊपर कलमा तैयबा लिखा। तो अब मसला ये है कि वो परचम कौन सा लगेगा, पुराना लगेगा या नया लगेगा, कौन सा झंडा लगेगा, ये एक इशू है। क्योंकि इससे पहले जब मुलाकातें हुई, दो परचम हो गए ना अफगानिस्तान का, आप समझ गए ना बात, एक उनका पुराना परचम है, एक उनका ये परचम है जो कि जिसके ऊपर कलमा तैयबा लिखा हुआ है। तो ये जो ये परचम लगेगा या वो परचम लगेगा जो पुराना अफगानिस्तान का परचम था, जब जो हामिद करज़ई के वक्त में या अशरफ गनी के वक्त में या उससे पहले, तो वो जो परचम है वो परचम अभी तक वहाँ पर लगा हुआ है, और वो जो बाहर की दुनिया में भी वही परचम इस्तेमाल हो रहा है अभी तक, अक़वाम मुत्तहिदा समेत। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है कि वो जब मुलाकात, अच्छा इससे पहले जब अफ़गानिस्तान में मुलाकात हुई तो अफ़गानिस्तान में मुलाकात में इस तरह से हुआ कि उन्होंने एक इंडिया का परचम नहीं था, लेकिन उन्होंने अफ़गानिस्तान का जो तालिबान का परचम था वो रख दिया था टेबल पे। लेकिन इससे उसके अलावा जो खलीजी रियासत में मुलाकात हुई तो दोनों मुल्कों का परचम नहीं था। तो अब ये है कि ये एक डिप्लोमेटिक इशू है। दूसरा इशू जो है वो ये है कि देखें ये बात क्या होगी जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ना, क्योंकि बगराम एयरबेस तो नहीं देनी, ये तो सारे मुल्क तय कर चुके हैं प्रेसिडेंट ट्रंप को। दूसरी बात ये कि चाबहार से जो है वो उसके ऊपर अमेरिका मजीद सेंक्शन लगा के वो तो बिल्कुल ही कर चुका, और सेंक्शन बढ़ा रहा है बल्कि ईरान पे, और मामलात ईरान के साथ। तो ये जो यानी पाकिस्तान के साथ मामलात भारत के किसी भी तरह से अच्छे नहीं हैं, और अफगान सॉइल भी जो है वहाँ से भी दहशतगर्दी के हमले हो रहे हैं। अच्छा, वहाँ जो दहशतगर्दी के हमले हो रहे हैं तो वो दहशतगर्दी के जो मजीद ब्रिगेड और BLA को अमेरिका ने और चाइना ने दोनों दहशतगर्द करार दे दिया। तो वो कैसे होगा कि मॉस्को फॉर्मेट भी कह रहा है कि दहशतगर्द हैं, और वो 4 ममालिक भी कह रहे हैं दहशतगर्द हैं, और अमेरिका भी कह रहा है ये दहशतगर्द तंजीमें, और चाइना भी कह रहा है, और पाकिस्तान भी कह रहा है, सारी दुनिया कह रही है। और उसमें जो मॉस्को फॉर्मेट हुआ तो उसमें तो इंडिया भी था, मॉस्को फॉर्मेट का तो इंडिया भी मेंबर, उन्होंने भी कह दिया कि ये दहशतगर्दी के लिए कोई सरजमी इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। तो फिर सवाल ये है कि ऐसा हम देखते हैं कि इसमें कनेक्टिविटी कैसे होगी, ईरान के थ्रू होगी, चाबहार तो फारिग हो गई, फिर चाइना कह चुका है कि ईरान CPEC का हिस्सा बनेगा, तो क्या अफगानिस्तान जो है वो CPEC का हिस्सा बनेगा, ईरान भी बनने जा रहा है, तो ये सारा तो क्या अफगानिस्तान चाइना को ना करेगा या रशिया को ना करेगा? तो और फिर ये बगराम के ऊपर, और अगर मान लेते हैं ये परचम वाला इशू जो ख़त्म भी हो जाता है फ़र्ज़ करें, तो उसमें तो फिर ये होगा ना कि वो वहाँ पर यानी कनेक्टिविटी, असल तो सेंट्रल एशिया तक कनेक्टिविटी चाहिए ना, कनेक्टिविटी का खेल है, वरना तो मतलब है कि ये देखना है आने वाले दिनों के अफ़गानिस्तान, ये जो न्यू ग्रेड गेम इस रीजन में शुरू है पूरी दुनिया में, उसमें ये कैसे ताल्लुकात इमर्ज होके सामने आते हैं। तो ये सारे मामलात हैं, और ये उस वक्त हो रहा है जब मैंने आपसे कहा ना कि जब एक दिन 4 मुल्क मिले हैं मॉस्को में ही, फिर उसके बाद मॉस्को फॉर्मेट हुआ है, फिर उससे पहले अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के इजलास के दौरान वो बगराम एयरबेस और दहशतगर्दी और मजीद ब्रिगेड और BLA के नाम सामने आए कि वहाँ की सॉइल इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, शहादतें हो रही हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान की तरफ से मुसलसल कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान की सॉइल है और इसको इंडिया सपोर्ट कर रहा है। अब वो वहाँ की जो सॉइल है वो इंडिया सपोर्ट कर रहा है, उनके वज़ीर ख़ारजा इंडिया में है, तो एक अजीब सा गुफ़अप सा हो गया है अफ़गानिस्तान। उनको ज़रा देखना है कि ये कैसे, वो ज़ाहिर है कि वो उन्होंने भी निकलना है इससे, इस सारे इशू से, लेकिन वो कैसे अफ़गानिस्तान की ऑफ़र करेगा इंडिया को, और इंडिया क्या बात करेगा अफ़गानिस्तान से, क्या कि मतलब हम आपकी मतलब फ़ौज ट्रेन करते हैं, क्या करेंगे, मतलब वो अमेरिका ट्रेन कर गया था
अफगान नेशनल आर्मी को, तो उसका तो बुरकस निकल गया, वो किधर गई तो पता ही नहीं चला, वो मलेशिया बन गई, क्या बना उसका वो खुदा जाने क्या किया, असला छोड़ गया था। वो इशू अपनी जगह जो है ना, वो बरिड अलाइव, जो मैं कहता हूँ ना, बरिड अलाइव इशूज़ हैं, ठीक है ना, अंडर द कारपेट पड़े हुए सारे इशूज़ अपनी अपनी जगह। लेकिन इस वक्त जो है वो सारी दुनिया की, अच्छा वो भी आसियान की समिट भी ऊपर नीचे हो गई है, क्योंकि थाईलैंड के जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने ट्रम्प से कहा है कि आप ज़रा तशरीफ़ लाएँ आसियान की समिट में, बिल्कुल हमारी और कम्बोडिया के जो वो है इसको आप चेयर करें, लेकिन थाईलैंड को पाबंद करें, वो तो खिलाफवर्जी कर रहा है जो आपने सुलह करवाई थी। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प के लिए नया रप्पड़ पड़ गया कि अच्छा वो कह रहे हैं वो 4 कंडीशंस नहीं मान रहा कम्बोडिया, तो कम्बोडिया को एक ज़रा कॉल मार दें उनके सदर को, ताकि वो ज़रा थोड़े से सुधर जाए। तो फिर उसके बाद अब एक रप्पड़ पड़ा हुआ है वहाँ पे। वो प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हर जगह होते हैं, 7 जगह बंद करवाई हैं मैंने, वो आसियान समिट में उन्होंने जाना इसीलिए था। अब प्रेसिडेंट ट्रम्प सोच रहे हैं, वहाँ ये कटर पटर चल रही है गपशप कि ये आसियान को एक तरफ फेंके, क्यों ना सीधा शी जिनपिंग से मिला जाए। लेकिन शी जिनपिंग जो है उन्होंने बड़े सख्त रूल्स अनाउंस कर दिए हैं चाइना के रेयर अर्थ मिनरल्स की एक्सपोर्ट के ऊपर, बड़े सख्त रूल्स, यानी वो इतने सख्त, और वो इतने सख्त रूल्स उनके हो गए हैं कि वो ये रेयर अर्थ मिनरल्स की एक्सपोर्ट ये बाहर दूसरे मुल्कों को कैसे दिए जाएंगे, किस तरह ट्रेड हो, वो किसी तौर पे चाइना जो है वो मतलब झुकने को, चाइना रशिया ये मुल्क जो सारे हैं किसी ने झुकने को तैयार नहीं है किसी भी तरह को लचक दिखाने के लिए। तो अब देखना यह है कि वो रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर भी वो, तो प्रेसिडेंट ट्रम्प अगर उनसे मिलते हैं जाके शी जिनपिंग से, और उससे पहले ही शी जिनपिंग ने मैसेज भेज दिया है कि भाई ये रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर मैं बड़ी सख्त पाबंदियाँ लगा रहा हूँ, तो ये जो है ये फिर वहाँ उन्होंने बात क्या करनी थी। तो ये मेरा ख्याल है कि काफ़ी अभी आने वाले चंद दिनों में, चंद घंटों में इवेंट्स इतनी तेज़ी के साथ जो है वो एक नई शक्ल इख्तियार कर रहे हैं कि हमारी दुआ ये है कि जब कल तक जो भी बात हमारी हो तो उस वक्त तक ये जंगबंदी, एक मुस्तकिल जंगबंदी और अमन की तरफ कम से कम गज़ा और मशरिक़ वस्ता और फ़लस्तीन के लोग आगे जाएं ताकि खित्ते में सुकून आए। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमैरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद डॉक्टर साहब अपने दोस्तों रिश्तेदारों गुर्दनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।